तो देखो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। 5 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑक्यूपाई द एनर्जी लेवल ऑफ दिस ऑसिलेटर। 5 पार्टिकल है हमारे पास, आइडेंटिकल पार्टिकल है। ठीक है, 5 आइडेंटिकल पार्टिकल एट जीरो टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट देयर ग्राउंड स्टेट एनर्जी वुड बी करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही होगा वो हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा हमारे पास। इफ द पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन, तो जो उनकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो होगी 13.13/2 एच का ओमेगा। देखो हमारे पास जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो है हमारे पास n+12 एच का ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी का फॉर्मूला। यदि हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन हुए मतलब वो फर्मियोन है, स्पिन हाफ पार्टिकल है। एक लेवल के अंदर दो ही पार्टिकल आ सकते हैं, तो दो पार्टिकल इसमें आ जाएंगे, दो इसमें आ जाएंगे, एक इसमें आ जाएगा। तो ये होगा हमारे पास 2 इंटू जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी हमारे पास n=0 मतलब ग्राउंड स्टेट। ठीक है, n=1 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=2 मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी उसमें दो पार्टिकल होंगे और ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी हाफ एच का ओमेगा प्लस 2 इंटू जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दो पार्टिकल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होंगे, एक पार्टिकल होगा हमारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होगी 5/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एच का ओमेगा प्लस 3 एच का ओमेगा प्लस 5/2 एच का ओमेगा। तो 1 + 3 + 5/2, तो इट विल कम आउट टू बी 4 + 5/2, 8 + 5 13/2 एच का ओमेगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही होगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है क्योंकि हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ रही है वो आ रही है 13/2 इलेक्ट्रॉन के केस में। इफ द पार्टिकल आर प्रोटॉन, यदि वह पार्टिकल प्रोटॉन हुए, प्रोटॉन के केस में भी क्या यही एनर्जी होगी 25/2 एच का ओमेगा। नहीं, प्रोटॉन एक फर्मियोन पार्टिकल है, प्रोटॉन के केस में भी सेम ही एनर्जी होगी हमारे पास। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, बी ऑप्शन गलत होगा। इफ द पार्टिकल आर स्पिनलेस फर्मियोन, ये इंपॉर्टेंट है, स्पिनलेस फर्मियोन। इफ द पार्टिकल आर स्पिनलेस फर्मियोन तो उनकी एनर्जी क्या होगी। स्पिनलेस फर्मियोन का यहाँ पे देखो मतलब है, स्पिनलेस फर्मियोन मतलब एक स्टेट में स्पिनलेस फर्मियोन, फर्मियोन है लेकिन स्पिन नहीं है, इनकी स्पिन नहीं है, तो इनका जो एक स्टेट में एक ही पार्टिकल होगा हमारे पास, क्योंकि वेव फंक्शन को एंटीसिमेट्रिक होना पड़ेगा। वेव फंक्शन को एंटीसिमेट्रिक, सिर्फ देखो जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो होता है स्पेस पार्ट इंटू स्पिन पार्ट, स्पेस पार्ट इंटू स्पिन पार्ट, और स्पिन पार्ट यहाँ पे है नहीं क्योंकि स्पिनलेस फर्मियोन है। तो जो स्पेस पार्ट को एंटीसिमेट्रिक होना पड़ेगा, स्पेस पार्ट एंटीसिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो हमारे पास तभी हो सकती है जब एक स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन, यदि एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो जो स्पेस पार्ट है वो एंटीसिमेट्रिक यहाँ पे नहीं होगा। ये क्वेश्चन आगे जब सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वहाँ पे भी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यही याद रखो, स्पिनलेस पार्टिकल आ जाए तो एक स्टेट में एक ही पार्टिकल होगा। स्पिनलेस पार्टिकल का मतलब एक स्टेट में एक ही पार्टिकल होगा। तो ये एनर्जी है हाफ एच का ओमेगा, सेकेंड स्टेट की एनर्जी है 3/2 एच का ओमेगा, ग्राउंड स्टेट की है हाफ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की 3/2 5/2 एच का ओमेगा, 7/2 एच का ओमेगा, 9/2 एच का ओमेगा। तो कितना आएगा ये 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 25/2 एच का ओमेगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास सही है। स्पिनलेस फर्मियोन के लिए जो हमारे पास एनर्जी होगी वो होगी 25/2 एच का ओमेगा। तो सी पार्ट भी सही है, तो ए सही है, सी सही है, और डी देखो ऑप्शन डी क्या है हमारे पास। इफ़ द पार्टिकल आर बोजोन, यदि पार्टिकल बोजोन है हमारे पास तो बोजोन पार्टिकल का क्या होगा। बोजोन पार्टिकल एक ही स्टेट में हम सभी फील कर सकते हैं, इंटीग्रल स्पिन होगी इनकी, तो इनके लिए जो एनर्जी होगी वो होगी 5 × ½ एच का ओमेगा। ग्राउंड स्टेट में सभी को फील कर सकते हैं तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी 5/2 एच का ओमेगा। तो डी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे सही होगा। जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी। ठीक है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा बी इनकरेक्ट होगा, बाकी सभी सही ऑप्शन होंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्पिनलेस पार्टिकल मतलब एक स्टेट में एक ही, यदि वो क्लासिकल पार्टिकल देता तो भी एक स्टेट में हम एक स्टेट में हम बोजोन की तरह ही फील करते। ठीक है, क्लासिकल पार्टिकल को भी हम बोजोन की तरह ही फील करते।
ठीक है, एक स्टेट में एक पार्टिकल, सॉरी एक स्टेट में सारे पार्टिकल, क्लासिकल पार्टिकल के केस में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई कोलाइड विद ए वन डायमेंशन स्क्वायर पोटेंशियल हाइट वी। तो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी? वैसे ऑप्शन पहले दिखा दिया था मैंने, बी और डी ऑप्शन सही है। वैसे देख लेते हैं इसको। देखो, यदि पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन वी है तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फॉर द पार्टिकल अक्रॉस द बैरियर विल ऑलवेज बी यूनिट। यदि पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन वी है तो ये कह रहा है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी, रिफ्लेक्शन की भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, ट्रांसमिशन हमेशा 1 से कम होगा। यदि एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा हाई होती है उस केस में हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 होगा, अदरवाइज 1 नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, करेक्ट नहीं है। यदि पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी है देन द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट चेंज मोर रैपिडली विद ओमेगा देन वी। यदि हमारा क्या कह रहा है ये, यदि ई की वैल्यू लेस देन, यदि एनर्जी पार्टिकल की लेस देन वी है तो ये कह रहा है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है इट विल चेंज मोर रैपिडली विद ओमेगा देन वी। वी के कंपैरिजन में ओमेगा के साथ जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो बहुत ज़्यादा डिके करेगा। तो देखो, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होता है e⁻² अल्फा इंटू विड्थ डब्ल्यू होती है उसकी, माइनस ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है ई लेस देन, जो प्रोबेबिलिटी है उसकी लगातार डिक्रीज करती है। ठीक है, e⁻² अल्फा ओमेगा। अब यहाँ पे जो अल्फा होता है वो होता है हमारे पास 2m। ये हमने स्टेप पोटेंशियल जब सोल्व किया था उसमें डिस्कस किया था, एच कट स्क्वायर। ठीक है, ये सॉरी v माइनस ई होता है, v माइनस ई एच कट स्क्वायर। अब v तो यहाँ पे रूट में आ रहा है और जो विड्थ आ रही है वो डायरेक्ट आ रही है, तो विड्थ के साथ ये तेजी से घट रहा है या पोटेंशियल के साथ तेजी से घट रहा है? ठीक है, पोटेंशियल के साथ तेजी से घट रहा है या विड्थ के साथ? विड्थ ज़्यादा रोल निभा रहा है यहाँ पे उसको डिक्रीज करने में, तो विड्थ जितनी हाई होगी वो उतना ही तेजी से डिक्रीज करेगा। तो ये सही ऑप्शन है फॉर ई लेस देन वी, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट चेंजेस मोर रैपिडली विद डब्ल्यू देन वी। ये सही ऑप्शन है हमारा। ठीक है, इफ़ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन पोटेंशियल इफ द वी इज डबल्ड, यदि हमने v को डबल कर दिया द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट विल ऑल्सो बी डबल्ड। यहाँ डबल नहीं होगा क्योंकि v रूट में आ रहा है हमारे पास, तो इसको डबल करने पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट डबल नहीं होगा, वो एक्सपोनेंशियल भी और साथ में वो रूट में भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। ठीक है, सम ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज़ 1, वो ऑब्वियसली हमेशा 1 ही होगा इन दोनों का सम। यदि कोई भी अब्जॉर्प्शन नहीं है और यहाँ पे अब्जॉर्प्शन नहीं है तो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो सम है वो 1 ही होगा। यदि अब्जॉर्प्शन, कुछ ना कुछ अब्जॉर्प्शन दिया होता, लेकिन अब्जॉर्प्शन नहीं है यहाँ पे इस केस में हमारे पास, जो भी हम एप्लीकेशन करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की, देयर इज नो अब्जॉर्प्शन ओनली ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी एंड डी, जो आंसर होगा इसका होगा बी एंड डी, ये इसका आंसर होगा सेकेंड का। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज मूविंग इन 2 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। 2 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में एक पार्टिकल गिवन है, दिस इज द 2 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। ठीक है, जो x में जिसकी लेंथ 0 से l है और y में जिसकी 0 से 2l है, इन्फिनिटिव अदरवाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज करेक्ट। इनमें से ग्राउंड स्टेट एनर्जी के रिस्पेक्ट में जो कौन सी स्टेटमेंट है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड ग्राउंड स्टेट आइगन स्टेट भी आएगा यहाँ, ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है, मतलब इस पोटेंशियल के लिए पार्टिकल की ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी और पार्टिकल की जो ग्राउंड स्टेट आइगन स्टेट है वो क्या होगी, आइगन फंक्शन क्या होगा। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे जो विड्थ है वो है 0 से l और 0 से 2l। ठीक है, तो हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है nx² ny² b² π² h⁻² ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो हमारी x डायरेक्शन में विड्थ है वो l है, nx²/l² प्लस ny² कितना आएगा, यहाँ पे b की जगह आ जाएगा हमारे पास 4l², क्योंकि 2l है तो ये आ जाएगा 4l² π²/h⁻² तो क्या आएगा हमारे पास nx² प्लस ny²/4 और π² h⁻² 2ml²।
तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट क्या होगा हमारे पास 1 प्लस, जो ग्राउंड स्टेट के लिए NX भी 1 होगा, NY भी 1 होगा, इनसे NX और NY की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ थ्योरी क्लास में। ठीक है, तो ये 1 और 1, 1 प्लस 1/4, तो इट विल कम आउट टू बी 4 प्लस 1, 5/4, 5/4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2ml²। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास 5/4, तो 4 × 2 8 आ जाएगा। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, एक तो बी ऑप्शन करेक्ट। वेव फंक्शन क्या होगा हमारे पास, वेव फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो जो वेव फंक्शन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास √2/a sin nx πx/a √2/b, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन होता है sin ny πy/b। ठीक है, तो ये तो है l हमारे पास, nx की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो y डायरेक्शन में जो लेंथ है वो है 2l, ny की वैल्यू 1 हो जाएगी, पाई y/2l। तो ये क्या आएगा हमारे पास, √2 2 हो जाएगा, और सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √2 ही रहेगा, नीचे हमारे पास l बचेगा sin πx/l इंटू sin πy/2l। ये हमारे पास सही ऑप्शन होगा। अब इनमें से देखो वेव फंक्शन कौन सा है हमारे पास, √2/l, हाँ साइन वाला ये होगा हमारे पास, √2/l sin πx/l sin πy/2l, मतलब बी और सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल विद एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन ए पोटेंशियल गिवन बाय दिस। एक स्टेप पोटेंशियल है, स्टेप पोटेंशियल पे इंसिडेंट हो रहा है पार्टिकल। पॉज करके एक बार इसको सोल्व करो। आंसर गिवन है यहाँ पे बी आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा। V0 एक पोटेंशियल है, स्टेप पोटेंशियल, और पार्टिकल की एनर्जी है E लेस देन, यदि E लेस देन V0 हो, यदि पार्टिकल की एनर्जी वो पोटेंशियल से कम हो, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 में जो पार्टिकल की हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। x लेस देन 0 के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो होता है e⁻iota_kx प्लस b e⁻iota_kx। ये होता है हमारे पास x लेस देन 0 के लिए। यदि हम श्रोडिंगर इक्वेशन लगा के सोल्व करें पोटेंशियल 0 के लिए, तो x लेस देन 0 के लिए जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। x ग्रेटर देन 0 के लिए जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, वहाँ पे पोटेंशियल भी आ जाता है, वहाँ पे एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज होगा, तो होगा e⁻−kx, e⁻−kx, और k होगा यहाँ पे 2m V0-e/h²। ये ऑप्शन होगा हमारे पास, जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा क्योंकि एनर्जी लेस देन है, एनर्जी लेस देन V0 है। ठीक है, ये थ्योरी क्लास में भी हमने डिस्कस किया भाई, जो पोटेंशियल है अलग अलग श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करके हम लिख सकते हैं। जो फर्स्ट रीजन x लेस देन 0 के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी वो आएगी +k² ψ=0। यहाँ पे जो k होगा वो होगा 2me/h²। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा e⁻iota_kx फर्स्ट रीजन में, x लेस देन 0 में, और x ग्रेटर देन 0 में जो हमारा सॉल्यूशन होगा x ग्रेटर देन 0 के लिए, यहाँ जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी ∇2 ψ/∇x², एनर्जी लेस देन माइनस आ जाएगा 2m V0-e/h² ψ=0। तो इसको लिख देंगे हम, अल्फ़ा लिख दो इसको या k लिख दो, इन्होंने k मांगा है तो k लिख देते हैं इसको हम। ठीक है, तो क्योंकि k की टर्म्स में दिया है, और ये जो रूट्स होंगे इसके रियल होंगे, तो ये होगा c e⁻kx प्लस d e⁻−kx। ठीक है, इस टाइप का होगा, लेकिन ये वैलिड नहीं होगा, एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी हो रहा है, तो इसको हमें 0 करना पड़ेगा, सिर्फ ये पार्ट होगा e⁻−kx। इसके साथ में कॉन्स्टेंट चाहे d लगा लो चाहे a लगा लो, कोई फॉर्म होगी वो b होगा। ठीक है, जो b ऑप्शन है यहाँ पे वो सही होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पार्टिकल इज कन्फाइंड, गेट में पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन ए ट्रंकेटेड हार्मोनिक पोटेंशियल वेल। इस टाइप का ये हार्मोनिक पोटेंशियल वेल है हमारे पास, x = 0 एज शोन इन फिगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द पैरिटी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इवन, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द पैरिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज इवन, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज दिस एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इज दिस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट होगा। अब देखो ये हमारे पास जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, देखो ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है
इसको इस डायरेक्शन में ट्रंकेट कर दिया, मतलब यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर जैसा भी, मतलब एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये पोटेंशियल है हमारे पास, और इस साइड में इन्फिनिटी है, इस साइड में ही इन्फिनिटी है, इसका मतलब यहाँ पे वेव फंक्शन जीरो है हमारा, यहाँ पे इस x इक्वल टू जीरो पर हमारा वेव फंक्शन जीरो है। और हमें पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है वो होता है e⁻−ax², सिंपल लिख रहा हूँ मैं, और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन होता है e⁻−ax², और जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन होता है हमारे पास वो होता है सम 4x² माइनस सम कांस्टेंट 12 समथिंग लाइक दैट, ये होता है हमारे पास, एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइप का पोटेंशियल जो वेव फंक्शन होता है। क्या ये कह रहा है द पैरिटी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इवन, क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पैरिटी इवन होगी यहाँ पे। इस टाइप से हमारे पास जो वेव फंक्शन होते हैं, जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल ये वाला होता है, जब सिंपली ये वाला इस टाइप के पोटेंशियल में ये वेव फंक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स ग्राउंड स्टेट के लिए जो वैल्यू होती है वो एक्स इक्वल टू जीरो पे पॉजिटिव होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए वो वैल्यू हमारी जीरो होती है, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए वो नेगेटिव होती है, ठीक है। इस टाइप से वैल्यू होती है, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे ग्राउंड स्टेट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जीरो नहीं होती वेव फंक्शन की, एक्स इक्वल टू जीरो पे वेव फंक्शन की, एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होती ग्राउंड स्टेट के लिए, फर्स्ट के लिए जीरो होती है, सेकंड के लिए भी नॉन जीरो होती है, ठीक है, थर्ड के लिए हमारी जीरो होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइप का वेव फंक्शन है, यदि वो कंप्लीट है। लेकिन अब जब इसको हमने हाफ कर दिया और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी है, यहाँ पोटेंशियल इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे वेव फंक्शन जीरो होगा, यहाँ पे वेव फंक्शन को जीरो होना पड़ेगा, तो ये वाली ग्राउंड स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, साई2 भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो क्या है, इनकी वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे इनकी वैल्यू क्या है हमारे पास, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जीरो नहीं है, तो ये वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एग्जिस्ट कौन से करेंगे, जिनकी वैल्यू जीरो है, तो साई1 जीरो है, साई3 जीरो है, साई5 जीरो है, ठीक है। और साई1 है क्या हमारे पास, साई1 क्या है हमारे पास, साई1 है ये वाला एक्स e टू द पावर, मतलब ये सारे ऑड वेव फंक्शन है, ये सारे ऑड वेव फंक्शन है, ऑड पैरिटी वेव फंक्शन है, ये हमने डिस्कस भी किया था हार्मोनिक ऑसिलेटर में। ये जो सभी के सभी पोटेंशियल है, देखो ये इसके जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो वेव फंक्शन होते हैं वो इवन और ऑड पैरिटिक होते हैं, साई0, साई2, साई4, ठीक है। ये जो साई0 होगा, साई2 होगा, साई4 होगा, साई6 होगा, ये सभी इवन पैरिटिक के होंगे, और ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे यहाँ पे। साई1, साई3, साई5 ये सभी ऑड पैरिटी के वेव फंक्शन होंगे, और यही एग्जिस्ट करेंगे इस हाफ पोटेंशियल में। अब ये ग्राउंड स्टेट होगी हमारी, ये ग्राउंड स्टेट होगी, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी हमारी, और ये हमारी सेकंड स्टेट होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो अब क्या है, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है क्या पैरिटी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इवन, यहाँ इवन पैरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो ये ऑप्शन गलत है हमारा, इवन पैरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब द पैरिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज इवन, इवन पैरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, सिर्फ ऑड पैरिटी के वेव फंक्शन होंगे। द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जीज, क्या ग्राउंड स्टेट एनर्जी h×ω/2 होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कौन सी, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन साई1 है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे यदि हम वही एनर्जी लेके चलें तो n की वैल्यू 1 हमारे लिए अब ग्राउंड स्टेट है, n की वैल्यू 1 हमारे लिए ग्राउंड स्टेट है, साई1 आ रहा है, तो n की वैल्यू 1 ग्राउंड स्टेट है, 1 + हाफ, तो 3/2 वाली स्टेट हमारी ग्राउंड स्टेट होगी, 3/2 वाली स्टेट हमारी ग्राउंड स्टेट होगी, क्योंकि जो साई0 वाला वेव फंक्शन है वो मिसिंग है, तो उसकी एनर्जी भी मिसिंग है, वो लेवल ही मिसिंग है, तो हमारी जो 3/2 h/2 वाली स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट होगी। तो थर्ड ऑप्शन भी सही नहीं है, तो ऑब्वियसली डी सही होगा। और डी क्या है, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी 7/2 h/2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी है हमारे पास, देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है हमारे पास जो साई3 वेव फंक्शन है, साई3 मतलब n की वैल्यू 3, तो 3 + हाफ h/2, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, तो ये क्या होगा 7/2 h/2, तो ये सही है ऑप्शन। तो एनर्जी वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल होगी, एनर्जी वैल्यू पॉसिबल होगी 3/2 h/2, 7/2 h/2, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। 7/2 के बाद 5 आ जाएगा, 5 + हाफ, तो 5 + हाफ कितना आएगा 11/2 h/2, तो ये वैल्यू पॉसिबल होगी। और इसको हम डायरेक्ट 2n + 3/2 h/2 से भी लिख सकते हैं, इसको हम n की वैल्यू 0 मतलब ग्राउंड स्टेट, n की वैल्यू 0 मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी 3/2 h/2,
एन की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 7/2 एच। ये फॉर्मूला याद ही रख लेना तुम इस टाइप के पोटेंशियल के लिए। जो एनर्जी है उसको हम डायरेक्ट 2n + 3/2 एच का 2 मेगा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पॉसिबल वैल्यूज़ यही है ना, 3/2 फिर आएगा 7/2 फिर आएगा 11/2, तो इसको हम इन जनरल ये लिख सकते हैं 2n + 3/2 एच का 2 मेगा। एन की वैल्यू 0 1 2 3 4, ठीक है। अदरवाइज तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो इस फॉर्मूले से, लेकिन जो स्टेट मिसिंग है उनको मत लेना वहाँ पे। फिर अब तुम्हें समझ आ गया, जो ऑड वेव फंक्शन है वही सर्वाइव करेंगे यहाँ पे, इवन पैरिटी वाले वेव फंक्शन यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगे। मतलब psi0, psi2, psi4, psi6 मिसिंग होंगे, psi1, psi3, psi5 ही प्रेजेंट होंगे हमारे पास। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन 2 डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल गिवन बाय दिस -a to a -a to a, ठीक है। जो 2 डायमेंशन पोटेंशियल वेल है, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ दिस पार्टिकल। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की क्या एनर्जी होगी? देखो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यदि हमारी जो पोटेंशियल है उसकी जो 2 डायमेंशन पोटेंशियल है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यदि उसकी विड्थ भी अलग अलग है, इन जनरल फॉर्मूला लेते हैं हम 2m, ये इन जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन विड्थ सेम है। और विड्थ है कितनी? -a से a, मतलब 2a विड्थ है यहाँ पे। आई बात समझ में? 2a विड्थ है, ठीक है। पाई स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m इंटू विड्थ कितनी है? 2a का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट पूछिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट तो 1 1 होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? 2 1 ले लो या 1 2 ले लो। 2 2 नहीं ले सकते, 2 2 में वो हायर ऑर्डर चला जाएगा, वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। 2 1 लेना पड़ेगा या 1 2 ले लो। तो ये आएगा 4 + 1 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m 4a स्क्वायर, तो 4 5 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? 5/8 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 8। तो इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा। आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ दी हुई है। यहाँ पे गड़बड़ ये हो सकती है कि एच कट की वैल्यू को यहाँ पे कई बार एच लिख देते, तो चेक करना, ये 5/8 आएगा हमारे पास, 5/2 नहीं आएगा, ये यहाँ पे 5/8 होगा, ठीक है। इसको वेरीफाई करना, ये 5/2 नहीं होगा, 5/8 होगा, ठीक है। ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन 5/8 होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। 5/2 नहीं होना चाहिए। 5/2 तो तब होगा ना जब विड्थ a दी हो हमें, -a से a ना हो, 0 से a हो। जब 0 से a है तब 5/2 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज 5/8 होगा, क्योंकि हमने जो विड्थ ली है वो 2a लेनी पड़ेगी हमें इसकी, ठीक है। सिमेट्रिक पोटेंशियल है ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी इज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑन ए पोटेंशियल बैरियर। इस टाइप का पोटेंशियल हमें स्टेप पोटेंशियल दिया है, ठीक है। इस पर एक इलेक्ट्रॉन है वो इंसिडेंट हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड फॉर ई लेस देन v0, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो पोटेंशियल से लेस है। द स्पेस पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली ये किया ये क्वेश्चन वही सेम, ये वाला ऑप्शन सही होगा हमारे पास, ठीक है। डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा वेव फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट बता सकते हो, अभी किया था ये क्वेश्चन से। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी इज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑन ए पोटेंशियल बैरियर विड्थ l। पोटेंशियल बैरियर है जिसकी विड्थ l है, इस पे एक e एनर्जी का एक पार्टिकल है विच इज इंसिडेंट, और पार्टिकल की एनर्जी लेस देन v0 है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, हमें बताना है फॉर x ग्रेटर देन l देयर इज टनलिंग विद ट्रांसमिशन कोफिशिएंट t इक्वल टू 0। Let A0, AR and AT denote the amplitude of incident, reflected and transmitted wave. AR, A0, AR and AT amplitude of incident, reflected and transmitted wave. तो इसमें दो पार्ट है हमारे पास, दो पार्ट है, आई थिंक 3 पार्ट है इसमें, हमें 3 पार्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। 3 पार्ट है हमारे पास। जो पार्ट ए है वो देखो क्या है हमारे पास, थ्रू आउट x इक्वल टू 0 to l, इस पोटेंशियल के अंदर दी वेव फंक्शन 0 से l के बीच में वेव फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली एनर्जी लेस देन है तो एक्सपोनेंशियली डिके होगा। तो यहाँ पे कैन बी चूजन भी रियल नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियली डिके ही होगा और 0 नहीं हो सकता,
ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली डिके सेकंड ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। इसमें बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या थी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एसोसिएटेड विद इंसिडेंट वेव फंक्शन के लिए हमें जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वो एस नॉट गिवन है फॉर इंसिडेंट वेव फंक्शन, और आर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन अपॉन इंसिडेंट वेव फंक्शन, एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को हम जे से लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन अपॉन रिफ्लेक्शन पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा। एस नॉट हमें गिवन है इंसिडेंट वेव फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, दी प्रोबेबिलिटी करंट वैनिशिस इन क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। ये कह रहा है जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो क्लासिकल फॉरबिडन रीजन में वैनिश हो जाएगी। क्लासिकल फॉरबिडन रीजन कौन सा, हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 वाला जो रीजन है वो क्लासिकल फॉरबिडन है, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नॉट है एंड पार्टिकल कैन नॉट क्रॉस द पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, टनल हो रहा है वेव फंक्शन, पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल वहाँ पहुँचेगा। देयर इज सम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब देयर इज सम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड। ठीक है, ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इस रीजन में, ये जो एक्स ग्रेटर देन 0 रीजन है, इसमें 0 नहीं होगी। तो फर्स्ट पार्ट रॉन्ग है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट रॉन्ग है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकेंड पार्ट दी प्रोबेबिलिटी करंट इज टी एस नॉट फॉर एक्स ग्रेटर देन एल। फॉर एक्स ग्रेटर देन एल के लिए जो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो टी एस नॉट है। ठीक है, अब देखो एक्स ग्रेटर देन एल में दो रीजन आ रहे हैं, सॉरी एक्स ग्रेटर देन एल में एक ही रीजन आ रहा है हमारे पास, और वहाँ पे जो पार्टिकल का वेव फंक्शन होगा वो ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन होगा वहाँ पे पार्टिकल का। ठीक है, वहाँ पे जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा वो होगा जे टी अपॉन जे आई इंसिडेंट। ठीक है, जे टी क्या है हमारे पास, जे टी है हमारे पास टी इंटू जे आई। ठीक है, टी कितना है हमारे पास, टी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, और जे आई कितना है एस नोट। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी एक्स ग्रेटर देन एल रीजन में कितनी होगी, टी एस नोट। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, टी एस नोट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी हमारे पास। ठीक है, फिर बात है थर्ड पार्ट, एक्स लेस देन 0 में द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज एस नोट आई प्लस आर। एक्स लेस देन 0 में देखो हमारे पास, एक्स लेस देन 0 में हमारे पास एक तो इंसिडेंट वेव फंक्शन है e टू द पावर आयोटा के एक्स, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एस नोट हमें गिवन है। एक हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन है e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी, जो रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी जे आर। तो हमारा जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो कितना है हमारे पास, जे आर अपॉन एस नोट। ठीक है, जे आर अपॉन एस नोट। तो जे आर क्या होगा यहाँ पे, वो होगा आर एस नोट। जे आर होगा आर एस नोट, मतलब रिफ्लेक्शन वेव फंक्शन जो हमारा रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है फॉर रिफ्लेक्टेड पार्ट वेव फंक्शन। रिफ्लेक्टेड पार्ट वेव फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी आर एस नोट। टोटल प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, एक तो एस नोट है, एक आर एस नोट है। जो टोटल प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी जे, वो जे आई, एक तो इंसिडेंट वेव फंक्शन के लिए, एक रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन के लिए। दो टाइप के वेव फंक्शन है, एक इधर जा रहा है, एक रिफ्लेक्ट हो रहा है बाउंड्री से। ठीक है, तो ये होगा एस नोट प्लस आर एस नोट। तो एक यहाँ पे हम एस नोट को कॉमन ले लेते हैं, आई प्लस आर। आई यहाँ पे यूनिट है, ठीक है, यूनिट ऑपरेटर मान सकते हो या वन मान सकते हो इसको। ठीक है, यदि हम यूनिट में बात करें तो यूनिट ऑपरेटर। तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। बाकी चेक करना इस ऑप्शन को, क्योंकि ये बुक में ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ से ये क्वेश्चन लिया है मैंने वहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही हो। बाकी और इसको चेक करना तुम क्या है, ये सही है या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन एस नोट आई प्लस आर होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को हम ऐड कर सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, क्योंकि जो पार्ट वेव फंक्शन जा रहा है कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी तो हो रहा है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको हमें कम ही करना पड़ेगा ना। ठीक, फॉर एक्स ग्रेटर देन एल द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज कॉम्प्लेक्स। ये कह रहा है एक्स ग्रेटर देन एल के लिए प्रोबेबिलिटी करंट इज कॉम्प्लेक्स, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कॉम्प्लेक्स होगी। क्या कॉम्प्लेक्स होगी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एक्स ग्रेटर देन एल के लिए। एक्स ग्रेटर देन एल में सिर्फ एक ही पार्ट है ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन। ठीक है, एक ही पार्ट है हमारे पास ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन, और इससे रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आएगी क्या वो कॉम्प्लेक्स होगी हमारे पास। यहाँ पे आएगी आयोटा के माइनस आयोटा के
जब इसको सोल्व करेंगे हमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का आई थिंक तुम्हें डेफिनेशन पता होगी, क्या फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का। जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का एच कट अपॉन 2IM साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। तो यहाँ पे पुट करेंगे एच कट ओवर 2IM, साई स्टार होगा e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, डेल साई होगा आयोटा के e टू द पावर आयोटा के एक्स, माइनस साई होगा e टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस आयोटा के e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, ये आएगा आयोटा के प्लस आयोटा के अपॉन 2IM एच कट। तो ये होगा 2IK एच कट ओवर 2IM। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, रियल होगी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो दो ऑप्शन सही है, लेकिन बुक में एक ही ऑप्शन सही दिया था इन्होंने सेकंड, बाकी फिर भी कंफर्म करना है इसको, ठीक है, सही है या नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से सही होना चाहिए ये ऑप्शन भी। सी पार्ट देखो, इसमें क्या है, सी पार्ट द रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड टू इंसिडेंट एम्पलीट्यूड AR/A0 इज। अब देखो जो रिफ्लेक्शन वेव फंक्शन होता है हमारे पास, जो रिफ्लेक्शन वेव फंक्शन होता है, सॉरी जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारे पास AR/A0, एम्पलीट्यूड का इनका रेशियो का स्क्वायर होता है। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है हमारे पास जो AT/A0 का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये होते हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ये हमने तुमने थ्योरी में भी किए होंगे, B² और C²/A², ऐसा कुछ किया था हमने थ्योरी में, तुम्हें याद होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट AR²/A0²। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम क्या लिख सकते हैं इन, तो ये कह रहा है AR/A0 का रेशियो इनमें से कौन सा सही होगा, क्या 1 - AT/A0 होगा, क्या √1 - T इन मैग्नीट्यूड होगा, क्या एक रियल नंबर होगा, ठीक है, एक रियल नंबर, रियल नेगेटिव नंबर होगा, या ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो ये मोड दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे R को 1 - T लिख सकते हैं, R को लिख सकते हैं हम 1 - T। तो 1 - T है AR/A0 होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब AR/A0 करेंगे हम तो ये √1 - T मैग्नीट्यूड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बी सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये गेट में आया हुआ है क्वेश्चन तीनों पार्ट। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर ओनली 3 बाउंड स्टेट फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m इन ए 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। 1 डायमेंशन स्क्वायर पोटेंशियल वेल है हमारे पास, इसमें 3 बाउंड स्टेट कह रहा है। देयर आर 3 बाउंड स्टेट गिवन, 3 बाउंड स्टेट गिवन है, तो जो पोटेंशियल की डेप्थ है वो कौन से इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगी, पोटेंशियल डेप्थ क्या होनी चाहिए। देखो जो पोटेंशियल डेप्थ का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये हमने थ्योरी में भी किया था, n² π² h² 2ma², ठीक है, n-1 होल स्क्वायर π² h² 2ma², ये होता है हमारे पास इन जनरल फार्मूला। ठीक है, इन जनरल फार्मूला होता है। n की वैल्यू यहाँ पे n बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4 5 6 कितनी बाउंड स्टेट है हमारे पास। यदि n = 3 कह रहा है, ये n = 3 कह रहा है, इसका मतलब क्या है n। और जो देखो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे जो a है ये विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे यदि ये ऐसा कुछ पोटेंशियल गिवन होता हमें -a से a, तो यहाँ पे हमें 2a लिखना पड़ता। ठीक है, माइनस, ये याद रखना, -a से a गिवन होता तो हमें यहाँ पे 2a लिखना पड़ता, लेकिन इसने -a/2 से a गिवन हमें, तो हम विड्थ को a लिख रहे हैं। तो n यहाँ पे बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी बाउंड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो तीसरी बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 π² h² 2ma² v0, और ये आएगा हमारे पास 9 π² h² 2ma²। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है, 9/2 4/2। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम डायरेक्ट याद रखना। अब यहाँ पे यदि -a से a गिवन हो तो 2a का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर नीचे 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना तुम। ठीक है, फिर वहाँ पे ऑप्शन चेंज, कई बार ये h कट को h/2π लिखता है और h की फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, तो पाई यहाँ से हट जाएगा, कई बार h की फॉर्म में भी दिया होता है। इसमें भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ से गलत करके आते हैं, क्योंकि कई बार ये h की फॉर्म में दे देता है।
एच कट को हम लिख सकते हैं h/2 पाई, तो पाई कैंसिल हो जाता है वहाँ से। इस चीज़ का भी तुम ध्यान रखना, एच की फॉर्म में या एच कट की फॉर्म में, ठीक है, फिर वहाँ पे वो मिस्टेक हो जाती है। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, ये गिवन है। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी आइगन स्टेट इज गिवन बाय दिस, द वैल्यू ऑफ ए इज। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी आइगन स्टेट हमें गिवन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए x e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ठीक है। ए की वैल्यू यार तुम डायरेक्ट वैसे तो तुम्हें पता होनी चाहिए एम ओमेगा बाय, तो यार तुम्हें यदि वेव फंक्शन याद होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर का फर्स्ट स्टेट का, तो कुछ इस टाइप से होता है e टू द पावर माइनस गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, इस टाइप का कुछ वेव फंक्शन होता है। और गामा की जो वैल्यू होती है गामा स्क्वायर की, वो होती है एम ओमेगा बाय एच कट, ये गामा स्क्वायर की वैल्यू होती है एम ओमेगा बाय एच कट, इस टाइप से गामा की वैल्यू होती है। तो ए होगा हमारे पास गामा स्क्वायर बाय 2, ए होगा हमारे पास गामा स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, जो ए होगा एम ओमेगा बाय 2h बार आ जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन सी है वो सही होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। ये तो डायरेक्ट तरीका है हमारे पास करने का, ठीक है, ये तो डायरेक्ट तरीका। एक तरीके से और कर सकते हो जो बड़ा तरीका है, यदि तुम्हें वेव फंक्शन के बारे में नॉलेज है, वेव फंक्शन थोड़ा सा याद है, तुम्हें वेव फंक्शन की फॉर्म याद है, तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। यदि तुम्हें वेव फंक्शन की फॉर्म याद नहीं है तो तुम्हें श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई गिवन है, और एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो एनर्जी है वो n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, तो ये आएगी 3/2 एच कट ओमेगा। 3/2 एच कट ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, साई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, यहाँ साई की, यहाँ साई की, फिर इसको कंपेयर करोगे तुम, ठीक है, इसको कंपेयर करोगे, इसको सॉल्व करोगे। जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको कंपेयर करके अलग कर दोगे, जो बिना एक्स स्क्वायर वाली टर्म है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्वेश्चन हमने आई थिंक पहले भी किया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो कॉन्स्टेंट टर्म है सॉल्व करने के बाद उनको कंपेयर करोगे, कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को छोड़ दोगे, कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे, तो वहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। यार तुम यदि तुम्हें ये फॉर्मूला पता है डायरेक्ट, ये याद है हार्मोनिक ऑसिलेटर इस फॉर्म में होता है, तो तुम डायरेक्ट, ठीक है, इस फॉर्मूले से। अदरवाइज ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है थ्योरी में, जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे, वेव फंक्शन दिया हो तो हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, लेकिन यहाँ वेव फंक्शन भी दिया है, पोटेंशियल भी दिया है, लेकिन वेव फंक्शन में कुछ टर्म मिस है वो कैलकुलेट करनी है, एनर्जी भी दिया, हमें सब कुछ दिया है। श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करो और वो एक कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द एनर्जी लेवल ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इन पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म, ये वही उसी टाइप का पोटेंशियल गिवन है, हार्मोनिक पोटेंशियल, ठीक है। एक साइड से इन्फिनेटिव है, एक साइड से हमारे पास हार्मोनिक पोटेंशियल है, तो हमें एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एनर्जी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, एनर्जी लेवल कैलकुलेट करनी है। तो मैंने वो पहले भी बताया था 2n प्लस 3/2 एच कट ओमेगा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट होगी वो साई 1 साई 3 साई 5 ही पॉसिबल होगी। 3/2 एच कट ओमेगा, 7/2 एच कट ओमेगा, 11/2 एच कट ओमेगा। जनरल हम 2n प्लस 3/2 लिख सकते हैं, और n की वैल्यू 0 1 2 3 4 होगी, n की वैल्यू होगी यहाँ पे 0 1 2 3 4 इस फॉर्म में। यदि n की वैल्यू कुछ अलग दी हो, ठीक है, n की वैल्यू कुछ अलग दी हो तो वो अलग फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू तुम्हें कुछ भी दे सकता है वहाँ पे, लेकिन तुम्हें जो पॉसिबल एनर्जीज होगी वो यही होगी पॉसिबल, 3/2 एच कट ओमेगा, 7/2 एच कट ओमेगा, 11/2 एच कट ओमेगा, ये पॉसिबल वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है। इसको कई बार ऐसे भी लिखा हो सकता है n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 प्लस हाफ एच कट ओमेगा, कई बार ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। और 3/2 कैसे आएगा, जब n की वैल्यू हमारे पास 1 हो, जब n की वैल्यू 0 हो हमारे पास तो 3/2 आ जाएगा, जब n की वैल्यू हमारे पास 1 हो, ठीक है, तो 7/2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 हो तो 11/2 आ जाएगा। कई बार इस फॉर्म में भी ये लिख देता है, या इन जनरल 2n प्लस 3/2, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें देखना होगा n तुम्हें क्या गिवन है, लेकिन होगा हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो ये होगी, 3/2 ग्राउंड स्टेट, 7/2 एक्साइटेड स्टेट, 11/2 जो हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट,
psi1 psi3 psi5 psi7 ये अलाउड हमारे पास वेव फंक्शन होंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू x इक्वल टू 0 पर 0 है। इनकी वैल्यू जो ओड पैरिटी वाले वेव फंक्शन है वही अलाउड होगी, ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए पार्टिकल विद एनर्जी ई, ये पार्टिकल की एनर्जी है, ठीक है, इज इन टाइम इंडिपेंडेंट डबल वेल पोटेंशियल। ये टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल वेल है। ठीक है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा हमारा पोटेंशियल, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल, मतलब ये जो पोटेंशियल है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल वेल है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा, नॉट करेक्ट बता रहा है। द पार्टिकल विल ऑलवेज बी इन बाउंड स्टेट, ये ऑप्शन तो सही होगा, क्योंकि पोटेंशियल, ये पोटेंशियल और पार्टिकल की एनर्जी लेस देन पोटेंशियल है, तो पार्टिकल विल ऑलवेज बी इन बाउंड स्टेट, ये ऑप्शन सही है हमारा। पार्टिकल हमेशा बाउंड स्टेट में होगा, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हमें मिलेगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वन वेल विल बी टाइम डिपेंडेंट। एक वेल के अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल होगी वो टाइम डिपेंडेंट होगी। ठीक है, यदि हम कंप्लीट पोटेंशियल की बात करें, कंप्लीट पोटेंशियल की बात करें, कंप्लीट पोटेंशियल की बात करें तो जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी। इसमें सेकंड ऑप्शन देखो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वन वेल, एक वेल के अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है विल बी टाइम डिपेंडेंट। अब देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट है, पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं भाई जो प्रोबेबिलिटी है वो टाइम डिपेंडेंट होगी एक वेल के अंदर। देखो जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की हम बात करते हैं, जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में एक रिलेशन होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से, ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, ये जो रो है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये टाइम इंडिपेंडेंट कब होगी हमारे पास, डेल रो बाय डेल टी जीरो कब होगा, जब डेल डॉट जे जीरो, डेल डॉट जे का जीरो का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है उसका डाइवर्जेंस जीरो। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का डाइवर्जेंस का जीरो का मतलब है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज नॉट फ्लोइंग, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एक रीजन से दूसरे रीजन में फ्लो नहीं कर रही। डाइवर्जेंस जीरो मतलब जितना फ्लक्स इनवर्ड है उतना फ्लक्स आउटवर्ड है, ठीक है, या फ्लक्स बाहर नहीं जा रहा बिल्कुल भी, जितना फ्लक्स है वो अंदर का अंदर ही है। कोई वो तो इन्फिनिटी पोटेंशियल केस में हो सकता है, यदि हमारा जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी पोटेंशियल है, ठीक है, ये जो पोटेंशियल है इन्फिनिटी पोटेंशियल है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो इस रीजन के अंदर ही रहेगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्योंकि डेल डॉट जे यहाँ पे जीरो होगा हमारा, जो प्रोबेबिलिटी इज नॉट फ्लोइंग, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो फ्लो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्टिकल यहाँ पे टनल कर सकता है, और जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो फ्लो कर सकती है एक वेल से दूसरे वेल के अंदर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो एक वेल से, यहाँ पे जो डेल डॉट जे है वो जीरो नहीं है। प्रोबेबिलिटी कैन बी फ्लो फ्रॉम वन वेल टू अनदर वेल, एक वेल से दूसरे वेल में जो प्रोबेबिलिटी है वो फ्लो कर सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी करंट यहाँ पे नॉन जीरो है, उसका डाइवर्जेंस नॉन जीरो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी नॉन जीरो, उसका डाइवर्जेंस नॉन जीरो का मतलब है प्रोबेबिलिटी फ्लो कर रही है, ठीक है, इस वेल से इस वेल में फ्लो कर रही है। तो सिर्फ इस वेल की हम बात करें एक वेल की, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी करंट जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहेगी, जीरो नहीं रहेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फ्लोइंग फ्रॉम वन वेल टू, क्योंकि पार्टिकल क्रॉस कर सकता है एक वेल से दूसरे वेल में, ठीक है। यदि वो कंप्लीटली बाउंडेड होता है, इन्फिनिटी पोटेंशियल होता है, पार्टिकल क्रॉस नहीं कर पाता, तब हम कह सकते थे डेल डॉट जे जीरो होगा। डेल डॉट जे जीरो होने का मतलब पार्टिकल इसके अंदर कन्फाइंड होगा, तो वहाँ पे डेल रो बाय डेल टी जीरो होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ऑप्शन करेक्ट है, टाइम डिपेंडेंट होगी, ठीक है, एक वेल के अंदर। यदि हम कंप्लीट की बात करें, यदि पार्टिकल इसको क्रॉस नहीं कर सकता, इसको क्रॉस नहीं कर सकता पार्टिकल, कंप्लीट पोटेंशियल की बात करें, तब डेल रो बाय डेल टी जीरो होगा, क्योंकि डेल डॉट जे जीरो होगा, जो फ्लक्स है वो बाहर की तरफ नहीं जा रहा हमारा, ठीक है, फ्लक्स ना तो बाहर से अंदर आ रहा ना अंदर से बाहर जा रहा है, जितना है उतना ही रह रहा है। तो जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वो टाइम इंडिपेंडेंट होगी, रो कांस्टेंट होगा, रो साई स्टार साई को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। कंप्लीट पोटेंशियल की हम बात करें, ठीक है, यदि यहाँ पे इन्फिनिटी पोटेंशियल है, ये यदि फाइनाइट है फिर ऐसा नहीं होगा। फाइनाइट में वो टनल कर सकता है, टनल कर सकता है मतलब बाहर फ्लो कर सकती है प्रोबेबिलिटी। थर्ड क्या है हमारे पास, द पार्टिकल विल बी कन्फाइंड टू एनी वन ऑफ द वेल, ये कह रहा है पार्टिकल एक ही वेल पे कन्फाइंड होगा, नहीं, पार्टिकल एक वेल पे कन्फाइंड नहीं होगा, पार्टिकल है दोनों वेल में कुछ पार्ट होगा, इस पार्ट में टनलिंग होगी यहाँ पे,
तो कुछ पोर्शन है सेकंड पार्ट में भी होगा, तो ये नॉट करेक्ट है हमारे पास। द पार्टिकल कैन टनल फ्रॉम वन वेल टू अनदर वेल एंड बैक, हाँ टनल कर सकता है एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल में और वापस आ सकता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ये नॉट करेक्ट होगा ये, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, मतलब नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, दिस मीन्स पोटेंशियल वी एक्स इज द फॉर्म ऑफ, वी एक्स हमें निकालना है, वी एक्स की क्या फॉर्म है, ये क्वेश्चन श्रोडिंगर इक्वेशन से तुम करोगे सॉल्व। देखो पोटेंशियल की क्या फॉर्म है हमारे पास, हमें वेव फंक्शन गिवन है e टू द पावर आयोटा ए एक्स प्लस बी, वेव फंक्शन गिवन है हमें वन डायमेंशन पोटेंशियल, वेल वन डायमेंशन पोटेंशियल, ठीक है, वन डायमेंशन पोटेंशियल है, मतलब हमारा जो पोटेंशियल है वो वन डायमेंशन है, ठीक है, मतलब बॉक्स है वन डायमेंशन, एक बॉक्स है वन डायमेंशन बॉक्स है, इन्फिनिटी पोटेंशियल है, ये उसका वेव फंक्शन है। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, दिस मीन पोटेंशियल वी एक्स इज ऑफ द फॉर्म, पोटेंशियल की फॉर्म क्या होगी हमें वो कैलकुलेट करनी है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, तो आंसर सी होगा। ये क्वेश्चन हमने किया भी है पहले भी थ्योरी लेक्चर में, और करवा देता हूँ। देखो श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ करोगे, वेव फंक्शन दिया, पोटेंशियल निकालना है, ई टू द पावर आयोटा ए एक्स प्लस बी, सम पोटेंशियल वी ई टू द पावर आयोटा ए एक्स प्लस बी, एंड उसके बाद आ जाएगा सम एनर्जी ई टू द पावर आयोटा ए एक्स प्लस बी। तो इसको जब सोल्व करो, तो जब इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे, आयोटा ए इंटू आयोटा ए ई टू द पावर आयोटा ए एक्स प्लस बी प्लस वी ई टू द पावर आयोटा ए एक्स प्लस बी ई टू द पावर आयोटा ए एक्स प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ये आएगा माइनस एच कट स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2m प्लस वी ई, और ये x का फंक्शन है वी एक्स, ठीक है, तो वी एक्स क्या आएगा हमारे पास, ई माइनस एच कट स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर 2m। अब क्या ये x पे डिपेंड कर रहा है, ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, x का यहाँ पे कोई भी पार्ट नहीं है, तो ये x डिपेंडेंट पूछ रहा है, x डिपेंडेंट पोटेंशियल क्या होगा, x पे कैसे डिपेंड करेगा वो, तो ऑब्वियसली वो जीरो होगा हमारे पास, ठीक है, x डिपेंडेंट जो पार्ट है पोटेंशियल का जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कॉन्स्टेंट पोटेंशियल है, तो डायरेक्ट बता सकते हो तुम जीरो होगा, प्रोपोर्शनल टू जीरो, एक्स डिपेंडेंट पार्ट है जो पोटेंशियल का वो प्रोपोर्शनल टू जीरो होगा, ठीक है, डायरेक्ट बता सकते हो। देखो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, द इंडिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम रिप्रेजेंटेड द कंजर्वेशन, कौन से कंजर्वेशन को बताती है, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन को बताती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, बाइंडिंग एनर्जी नहीं करती, टोटल पोटेंशियल एनर्जी नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी नहीं करती, टोटल एनर्जी के कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हैमिल्टोनियन आता है उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसके कंजर्वेशन को वो रिप्रेजेंट करती है। द एनर्जी ऑफ ए सिंगल पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स इज गिवन बाय दिस, इफ 3 नॉन इंटरेक्टिंग बोसॉन आर इन सच पोटेंशियल बॉक्स द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी, 3 बोसॉन पार्टिकल है, द एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स इज ई नोट एन स्क्वायर, ई नोट एन स्क्वायर एनर्जी हमारे पास, ठीक है, या वही सिंपल एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m स्क्वायर एनर्जी, 3 नॉन इंटरेक्टिंग बोसॉन है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियसली बोसॉन एक ही स्टेट में आ जाएंगे, तो 3 इंटू ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए n 1 होगा, 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m a स्क्वायर, तो ये क्या होगा, आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर ए होगा 3 ई नॉट डायरेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ऑप्शन में, 3 ई नॉट ऑप्शन होगा डायरेक्ट, 3 बोसॉन है, तीनों एक ही स्टेट में आ जाएंगे, तो हम सकते हैं 3 नॉट। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये क्वेश्चन है 16 नंबर, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स विद इनपेनेट्रेबल वॉल्स, ठीक है, जिसकी जो वॉल है वो इनपेनेट्रेबल है, मतलब पेनिट्रेट नहीं कर सकता पार्टिकल उन वॉल को, एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, एंड इट्स एनर्जी आइगन वैल्यू इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन शोन इन फिगर, इस वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, ये जो हमें जो वेव फंक्शन दिया हुआ है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आइगन वैल्यू हमारे पास वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये इन्फिनिटी पोटेंशियल का केस है हमारे पास,
ठीक है, दी लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी होगी पार्टिकल कौन सी। देखो ये वन डायमेंशन पोटेंशियल के लिए जो वेव फंक्शन हमारे पास, ये जो वेव फंक्शन है ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए वेव फंक्शन है। ठीक है, हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है, हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए साई एन एक्स √2/a कोस n पाई x बाय ए एंड √2/a साइन n पाई x बाय ए, और n की वैल्यू कोस के लिए होती है 1 3 4 और साइन के लिए होती है 1 3 5 2 4 6, ये साइन के लिए होती है। ठीक है, अब देखो साइन x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर ये वेव फंक्शन 0 मतलब ये साइन का फंक्शन है, और ये हमारा जो वेव फंक्शन है कौन सा वेव फंक्शन है, ये n इक्वल टू 2 वाला वेव फंक्शन है। n इक्वल टू 2 मतलब जो हमारा वेव फंक्शन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाला वेव फंक्शन है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वाला हमारा जो वेव फंक्शन बनता है वो इस टाइप से बनता है, ये फर्स्ट वाला बनता है, और जिसमें ग्राउंड स्टेट में कोई भी नोड नहीं होता, दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी नोड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक नोड होता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास 2 नोड होते हैं। ठीक है, नोड का भी कॉन्सेप्ट याद रखना। तो जो एनर्जी दी है हमें ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी दी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास n² π² h² / 2m a²। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये एनर्जी हमारे पास 4 π² h² 2m a² इक्वल टू कितना है, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, π² h² 2m a²। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर आएगा हमारे पास डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन एकदम। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो हमारे पास क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए वन डायमेंशन पोटेंशियल। IISc में पूछा गया है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए वन डायमेंशन पोटेंशियल एज शोन इन फिगर। ये हमें पोटेंशियल गिवन है, इस टाइप का वन डायमेंशन पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ ये खाली है -a से a रीजन में। इफ़ द नॉर्मलाइज ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज साई x, पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो साई x है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी हमारे पास, वो हमें बतानी है। क्या साई x इक्वल टू 0 पे साई x 0 होगा, साई x 0 नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे नॉन जीरो, ये पोटेंशियल है हमारे पास, ये पोटेंशियल है, इस रीजन में पोटेंशियल है, यहाँ खाली है। तो x इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन 0 नहीं होगा, पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारे पास। सेकंड ऑप्शन देखो, क्या x इक्वल टू 0 पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होगा, या x इक्वल टू a पे क्या फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होगा। यदि इन्फिनिटी पोटेंशियल होता तो हम कह सकते थे फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो सकता था। ठीक है, यदि इन्फिनिटी पोटेंशियल होता, यदि जो हमारा पोटेंशियल है x टेंड टू a पे इन्फिनिटी होता, तो हम कह सकते थे उसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है वो 0 होता। जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है वो x इक्वल टू a पे 0 नहीं होगा, ये कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे भी ये पार्टिकल है, उसका यहाँ जो वेव फंक्शन होगा वो साइनसोइडल होगा इस रीजन में। इसके बाद वो डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली। यदि पार्टिकल की एनर्जी लेस देन पोटेंशियल है तो वो जो डिक्रीज करेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कब होता है, x इक्वल टू a पे, जब हमारा इन्फिनिटी पोटेंशियल हो। वी कह रहे हैं -a से a के बीच में जो साई² dx है वो 1 होगा, मतलब इसका नॉर्मलाइजेशन है वो -a से a के बीच में होगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल है, उसका वेव फंक्शन बाहर भी मिलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन -a से a के बीच में नहीं हो। यदि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखता है ये, तब हम कह सकते थे साई² dx इक्वल टू 1 होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा -a से a के बीच में। यदि इन्फिनिटी पोटेंशियल होता, यदि पोटेंशियल इन्फिनिटी होता तो हम कह सकते थे -a से a के बीच में उसका नॉर्मलाइजेशन है, अदरवाइज नहीं होगा ये, क्योंकि फाइनाइट पोटेंशियल है तो ये सही नहीं होगा। सी भी सही नहीं होगा, बी भी सही नहीं होगा। तो डी -a से a के बीच में उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से कम होगी, और ऑब्वियसली वो 1 से कम होगी क्योंकि कुछ पार्टिकल है वो ट्रांसमिट भी करेगा यहाँ पे। ठीक है, इस रीजन में टनल करेगा पार्टिकल, उसका एक्सपोनेंशियल वेव प्रोबेबिलिटी है वो, कुछ पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो इस रीजन में भी होगी जहाँ पे फाइनाइट पोटेंशियल है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3
spin half electron, 3 spin half electron are placed in a simple harmonic oscillator. Potential is given by this. The lowest allowed energy state, lowest allowed energy state क्या होगी, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है. इसकी जो एनर्जी लेवल होते हैं हमें पता है n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा. 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन स्पिन हाफ, तो एक लेवल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी में 2 रहेंगे. ठीक, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा. और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारी एनर्जी है वो है 3/2 एच क्रॉस ओमेगा. तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी में 2 रहेंगे, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी 2 इंटू हाफ एच क्रॉस ओमेगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रहेगा एच कट ओमेगा. तो ये क्या होगा हमारे पास, एच कट ओमेगा प्लस 3/2 एच कट ओमेगा. तो ये आएगा 5/2 एच कट ओमेगा. तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का. तो बहुत इजी था ये. तो क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन. कंसीडर ए क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, इन 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल. ठीक है, हमें एक 3 डायमेंशन हार्मोनिक पोटेंशियल गिवन है. इट इज़ नोन दैट द पार्टिकल इज इन एनर्जी आइगन स्टेट विद आइगन वैल्यू, और पार्टिकल है इस एनर्जी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो स्टेट है उसके अंदर है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी आइगन फंक्शन ऑफ पार्टिकल, इनमें से कौन सा वो आइगन फंक्शन पार्टिकल का नहीं हो सकता, वो हमें बताना है. इसको एक बार पॉज करके ट्राई करो. जेएनयू में पूछा गया ये क्वेश्चन. यहाँ पे जो एच एन, ये जो एच है ये हर्माइट पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो वो कह रहा है इनमें से कौन सा आइगन फंक्शन पार्टिकल का नहीं हो सकता है. पार्टिकल की एनर्जी है हमारे पास 7/2 एच क्रॉस ओमेगा, और 3 डायमेंशन पोटेंशियल के लिए पार्टिकल की एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है nx ny nz, वो होता है nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 एच क्रॉस ओमेगा. ये पार्टिकल की एनर्जी का फॉर्मूला, और ये एनर्जी कितनी है 7/2 एच क्रॉस ओमेगा. मतलब nx प्लस ny प्लस nz कितना है 7/2 माइनस 3/2, तो इट विल कम आउट टू बी 4/2. तो ये आएगा 2. nx प्लस ny प्लस nz 2 होना चाहिए. 2 कब हो सकता है, या तो हमारे पास देखो nx ny nz की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कहाँ से शुरू हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 से शुरू हो सकते हैं. तो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 0 0 2 हो सकती है, या 2 0 0 हो सकती है, या 0 2 0 हो सकती है. एक तो ये स्टेट हो सकती है हमारे पास, और क्या हो सकती है 1 1 0 1 0 1 0 1 1, एक तो ये स्टेट हो सकती है. ये पॉसिबल स्टेट हो सकती है 0 0 2 2 0 0 0 2 0. अब हमें पता है जो वेव फंक्शन होता है पार्टिकल का हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए साई एन एक्स, वो क्या होता है सम कॉन्सेंट, वो एक कॉन्सेंट होता है हमारे पास. उसके बाद e⁻−ax² सम दिस ax². ठीक है, यदि 1 डायमेंशन की हम बात करें, सम ax² इंटू हर्माइट पॉलिनोमियल hn अल्फा x, इस टाइप से हमारे पास होता है. कुछ इस टाइप से तुम्हें थोड़ा सा आइडिया है वेव फंक्शन का, कुछ इस टाइप से वेव फंक्शन होता है. यदि हम 3 डायमेंशन में बात करें nx ny nz, तो ये होगा हमारे पास a b c, तीनों कॉन्स्टेंट ले लिए हमने. e⁻- अल्फ़ा ले लेते हैं, a को यहाँ पे अल्फ़ा लिख लेते हैं, अल्फ़ा x² प्लस y² प्लस z², ये तो आएगा ही आएगा हमारे पास. और ये जो हर्माइट पॉलिनोमियल है ये कौन सा आने वाला है हमारे पास तीनों में, देखो ये तीनों पॉसिबिलिटी hn(x) अल्फ़ा x, hny अल्फ़ा y, hn(z) अल्फ़ा z. तो इस टाइप की फॉर्म होगी हमारे पास, इस टाइप की फॉर्म होगी, लेकिन ये कंप्लीट फॉर्म नहीं होगी, इस टाइप की फॉर्म होगी. इनमें से कौन सा पॉसिबल होगा, तो फर्स्ट तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ y² प्लस z² एक्सपोनेंशियल में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं. इन तीनों में से एक्सपोनेंशियल पार्ट तो सेम है, लेकिन ये पार्ट देखो h2 अल्फ़ा x, h1 अल्फ़ा y, इनमें से कौन सा नहीं होगा वो पूछा गया. कौन सा नहीं होगा, तो a नहीं होगा, क्योंकि x² मिसिंग है यहाँ पे, x² प्लस y² प्लस z² तीनों होने चाहिए, क्योंकि जो वेव फंक्शन है वो मल्टीप्लाई होता है तीनों डायरेक्शन का, साई एन एक्स साई एन वाई साई एन जेड, तीनों का मल्टीप्लाई होगा वेव फंक्शन. अब देखो ये स्टेट है 1 1 1 1 1 0 1 और 0 0 1, तो मतलब एक x nx 1 हो सकता है, ny 1 हो सकता है. ठीक है, nx 1 हो सकता है, x वाला कंपोनेंट आ सकता है, z वाला आ सकता है, या y वाला आ सकता है, z वाला आ सकता है हमारे पास, या कौन सा आ सकता है 2 0 0 मतलब h2 अल्फ़ा x आ सकता है. ठीक है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, बाकी जीरो हो जाएंगे दोनों. ठीक है, h2 अल्फ़ा x, ठीक है ये 2 के लिए आ गया,
H2 अल्फ़ा वाई, ये अल्फ़ा वाई वाला जीरो हो जाएगा और अल्फ़ा जेड वाला भी जीरो, ये जीरो की वैल्यू 1 होती है हर्माइट पॉलिनोमियल में। H0 अल्फ़ा वाई H0 अल्फ़ा जेड की वैल्यू 1 होगी, H2 अल्फ़ा एक्स सर्वाइव करेगा। ये 2 0 0 वाली स्टेट होगी, या 1 1 वाली स्टेट भी आ सकती है हमारे पास। 1 1 कौन से, एक्स और जेड हो सकता है या वाई और जेड, मतलब ये भी सही है हमारे पास, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। आई होप ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कैसे पॉसिबल है हमारे पास, क्योंकि इनमें से देखो ये इसकी जो वैल्यू होती है, जब एन एक्स की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 0 2 0 0 0 2 0 0 2 का मतलब है यहाँ पे H0 अल्फ़ा एक्स आएगा, H0 अल्फ़ा वाई आएगा और H2 अल्फ़ा जेड आएगा। ये दोनों क्वांटिटी 1 होती है, 1 × 1, और e टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वेव फंक्शन भी पॉसिबल है हमारे पास, H2 अल्फ़ा जेड भी पॉसिबल है। ठीक, H2 अल्फ़ा एक्स भी पॉसिबल है, H2 अल्फ़ा जेड भी पॉसिबल है, H2 अल्फ़ा वाई भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये जो वेव फंक्शन है ये पॉसिबल है। यहाँ पे यदि ये दिया होता हमें H2 अल्फ़ा वाई e टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी पॉसिबल होता। और हमें ये दिया होता है H2 अल्फ़ा जेड e टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी पॉसिबल होता। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है 1 1 वाले, क्योंकि एक 1 हो जाएगा। ठीक है, जो अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड ले लिया तो H0 अल्फ़ा एक्स हो जाएगा, और H0 अल्फ़ा एक्स 1 के इक्वल है। ठीक है, इसको H0 अल्फ़ा एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको H0 अल्फ़ा वाई से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों वेव फंक्शन पॉसिबल, ऊपर वाला पॉसिबल नहीं होगा। आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें। ठीक है, ऊपर वाला पॉसिबल नहीं होगा, ये तीनों हमारे पास पॉसिबल होंगे। ठीक है, इनको मैं अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इन 1 डायमेंशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टिकल। ठीक है, हमें वेव फंक्शन गिवन है, ये पोटेंशियल गिवन नहीं है, हमें वेव फंक्शन गिवन है, ये वेव फंक्शन है। ठीक है, हमें वेव फंक्शन गिवन है अल्फा एक्स e टू द पावर माइनस बीटा एक्स e टू द पावर आयोटा गामा टी बाई एच कट एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स लेस देन 0 के लिए 0 है। ठीक है, वेयर अल्फा बीटा गामा आर कॉन्स्टेंट फॉर एक्स ग्रेट। पोटेंशियल की हमें फॉर्म बतानी है, पोटेंशियल क्या होगा, हमें वेव फंक्शन गिवन। तो यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन हम बताएंगे माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई आयोटा एच कट डी बाई डी टी, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है साई। ठीक है, तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, टाइम वाला पार्ट अलग आ जाएगा। देखो ये आएगा हमारे पास, पहले आएगा अल्फ़ा, पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, डी बाई डी एक्स बाहर आ जाएगा, अल्फ़ा पहले हम एक्स का कर देंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस बीटा एक्स e टू द पावर आयोटा गामा टी बाई एच कट। ठीक है, पहले एक्स का कर दिया हमने, फिर प्लस अल्फ़ा एक्स को छोड़ दिया e टू द पावर माइनस बीटा एक्स e टू द पावर आयोटा गामा टी बाई एच कट, e टू द पावर माइनस बीटा एक्स का कर दिया तो माइनस बीटा साथ में आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास, प्लस वी एक्स साई आयोटा एच कट डी बाई डी टी का मतलब आयोटा गामा बाई एच कट, आयोटा गामा बाई एच कट मल्टीप्लाई में आ जाएगा और साई एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास, ये जो टर्म आएगी हमारे पास अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स ई टू द पावर आयोटा गामा टी बाई एच कट माइनस बीटा प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा हमारे पास, और एक्स का करेंगे, ये माइनस अल्फ़ा बीटा हमारे पास मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई में, एक्स इन दोनों का करना है हमें, ई टू द पावर आयोटा गामा टी बाई एच कट भी हमारा मल्टीप्लाई में, इन दोनों का करना है हमें, एक्स और ई टू द पावर माइनस बीटा। पहले एक्स को छोड़ देंगे, ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स माइनस बीटा, फिर एक्स का करेंगे ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस वी एक्स साई इजक्वल टू ई साई कैंसिल कर दो, देखो कौन सा कॉमन आ रहा है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये आएगा हमारे पास माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी देखो वेव फंक्शन क्या था हमारे पास, वेव फंक्शन में अल्फ़ा था तो अल्फ़ा चला जाएगा, माइनस बीटा रहेगा ओनली,
अल्फ़ा ई टू पावर माइनस बीटा एक्स, ये जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, माइनस बीटा यहाँ पे भी रहेगा हमारे पास, माइनस बीटा अल्फ़ा चला जाएगा, माइनस बीटा अल्फ़ा ई टू द पावर आयोटा गामा टी बाई एच कट ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो ये आएगा माइनस बीटा एक्स प्लस 1 प्लस वी एक्स साई इक्वल टू ई साई। तो ये साई इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये साई है, ये कंप्लीट टर्म साई है, ये कैंसिल हो जाएगी, और ठीक है, और यहाँ पे भी एक हमारे पास साई था वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2 माइनस बीटा एक्स प्लस 1 प्लस वी एक्स इक्वल टू ई। देखो यहाँ पे ये हमारे पास ई, ये जो ई है, ये टर्म, ये वाले टर्म हमारे पास ई है, ठीक है, इसको हमने ई लिख लिया। तो ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर एक्स माइनस बीटा प्लस वी एक्स इक्वल टू ई। तो ये आएगा हमारे पास एच स्क्वायर बाय 2m 2 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस वी एक्स, और ई की जगह हम लिख देंगे माइनस एच कट गामा माइनस एच कट गामा बाय एच कट, या इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, माइनस गामा लिख सकते हैं। तो ये आएगा हमारे पास वी एक्स आएगा हमारे पास माइनस गामा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m 2 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आएगा माइनस गामा माइनस एच कट स्क्वायर बीटा बाय एम प्लस एच कट स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय 2m एक्स। तो इसको हम एक कॉन्स्टेंट मान लेंगे k1 प्लस k2 एक्स, k1 प्लस k2 एक्स। तो k1 और k2 कॉन्स्टेंट है ये, तो इस फॉर्म में आ जाएगा, c आ जाएगा हमारे पास k1 प्लस, इसको k1 कंसीडर कर लिया हमने, इस कॉन्स्टेंट को k2 कंसीडर कर लिया, तो k1 प्लस k2 एक्स। तो ये फॉर्म होगी हमारी पोटेंशियल की, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ए पार्टिकल ऑफ मास m, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। ये जेएनयू में क्वेश्चन पूछा गया है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, टोटल एनर्जी का nx प्लस हाफ, यदि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एच कट ओमेगा एक्स प्लस एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा प्लस एन जेड प्लस हाफ एच कट ओमेगा जेड, ये हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब हमें ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड के बारे में पता होना चाहिए। तो वी पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर 4z स्क्वायर, ये हमारे पास पोटेंशियल है। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हाफ एम √2 ओमेगा वाई स्क्वायर, इसको हम डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर √2 ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम 2 ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ओमेगा एक्स होगा, ये हमारे पास ओमेगा वाई होगा, और ये हमारे पास ओमेगा जेड होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स कितना है, ओमेगा एक्स को ओमेगा ही लिख दिया हमने, एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई कितना है, √2 ओमेगा प्लस एन जेड प्लस हाफ एच कट 2 ओमेगा, ठीक है। तो एन एक्स एन वाई की एन एक्स प्लस एन वाई ग्राउंड स्टेट के लिए इनकी वैल्यू 0 होगी, एन एक्स एन वाई एन जेड की हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल के लिए। तो हाफ एच कट ओमेगा प्लस हाफ एच कट √2 ओमेगा प्लस हाफ एच कट 2 ओमेगा। तो एच कट ओमेगा कॉमन ले लिया, हाफ प्लस 1/√2 प्लस 1 एच कट ओमेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2
प्लस 1/√2 एच कट ओमेगा। तो 2√2 कॉमन ले लिया हमने, 2 एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 + √2 एच कट ओमेगा। तो ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा हमारे पास। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इन हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल हैज़ इनिशियल वेव फंक्शन ψ0x + ψ1x। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल में इनिशियल वेव फंक्शन दिया है उसका, वेयर ψ0 एंड ψ1x आर द रियल वेव फंक्शन इन द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर हैमिल्टोनियन। फॉर द कन्वीनियंस कंसिडर एम एच कट और ओमेगा को 1 लिया है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट t = पाई। t = पाई टाइम पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी पार्टिकल की? ठीक है, वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ये इनिशियल वेव फंक्शन है पार्टिकल का ψ0x प्लस, जो इनिशियल वेव फंक्शन है 0 पर वो है ψ0x + ψ1x t = 0 टाइम पे। जो वेव फंक्शन होता है हमारे पास वो लगभग इस टाइप का होता है हमारे पास। देखो ये हमारे पास वेव फंक्शन है t = 0 टाइम पर, और हमें पता है बाउंडेड सिस्टम हार्मोनिक ऑसिलेटर जो पोटेंशियल है वो एक बाउंडेड सिस्टम है। बाउंडेड सिस्टम के लिए जो हमारा जो वेव फंक्शन ψ0 ψ1 ψ2 ये होंगे, ये आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, जैसे हमने इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में किया था। वेव फंक्शन आपस में ऑर्थोगोनल होंगे यहाँ पे। ठीक है, ψ0 ψ1 एंड ψ2 आपस में ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होंगे। तो ψ = t टाइम पे हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा? ψ0x e⁻ iota e0 t/h कट प्लस ψ1x e⁻ iota e1 t/h कट। और E0 क्या है हमारे पास? E0 है हमारे पास हाफ h कट ओमेगा, और E1 क्या है हमारे पास? E1 है 3/2 h कट ओमेगा। h कट ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो हाफ और 3/2। तो एनर्जी की वैल्यू होगी हमारे पास E0 की वैल्यू हाफ और E1 की वैल्यू 3/2। तो ये आएगा हमारे पास ψ0x e⁻ iota, h कट की वैल्यू भी 1 है, iota t/हाफ ψ1x e⁻ iota। E1 कितना है हमारे पास? 3/2 t, और h कट की वैल्यू भी 1 ले ली हमने क्योंकि ये दिया है ओमेगा h कट, और जो ओमेगा h कट और क्या है यहाँ पे, हाँ एक ओमेगा है एक h कट है और m, इनकी वैल्यू 1 दी है हमें। ठीक है, ये वैल्यू 1 है, तो ये साइड t है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट t = पाई। t = पाई पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो है ψ*ψ। ठीक है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला है -∞ से ∞। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये डेंसिटी का फॉर्मूला, और यहाँ पे हमें या तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं डिराक नोटेशन में ψ। ठीक है, और हमें पता है ये जो ψ0 और ψ1 स्टेट है ये आपस में ऑर्थोगोनल स्टेट है, मतलब इसका आपस में ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसका फिर हम क्या लेंगे? इसका पहले हम लेंगे इसका जो ब्रा वेक्टर लेंगे हम। ठीक है, इसकी जो कैट नोटेशन है ये ब्रा वेक्टर लेंगे। ब्रा वेक्टर आएगा ψ0 स्टार्ट e⁻ iota t/h कट iota t/2 प्लस ψ1 स्टार e⁻ iota 3t/2। इसका हम प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? ψ0 e⁻ iota t/2 प्लस ψ1 e⁻ iota 3t/2, इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा ψ0, यहाँ पे आ जाएगा ψ0x² प्लस ψ1x², ये आ जाएगा हमारे पास ψ0x² प्लस ψ1x²। डी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे तो ये ऑर्थोगोनल होगी जो स्टेट ψ0 और ψ1, ये तुम प्रूव भी कर सकते हो ψ0 ψ1। ठीक है, ये आपस में ऑर्थोगोनल होगी हार्मोनिक पोटेंशियल के लिए। dx = 1। ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन लिखोगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन लिखोगे। ग्राउंड स्टेट होता है हमारे पास e⁻ ax², फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है x × e⁻ ax²। इन दोनों का जब प्रोडक्ट लोगे तुम, इनर प्रोडक्ट लोगे, वो 0 के इक्वल आएगा क्योंकि ऑड फंक्शन बनेगा। डायरेक्ट बता सकते हो 0 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, 2 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल ईच ऑफ मास m एंड स्पिन हाफ आर प्लेस्ड इन 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ l। ठीक है, 2 आइडेंटिकल
पार्टिकल है जिनको एल बॉक्स, एक बॉक्स में रखा है जिसकी लेंथ एल है, इन्फिनिटी पोटेंशियल है, ठीक है। इन क्वांटम मैकेनिक्स, हाँ, टू आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल ईच ऑफ मास एम एंड स्पिन हाफ आर प्लेस्ड इन वन डायमेंशन बॉक्स, ठीक है। वन डायमेंशन बॉक्स में दो पार्टिकल को हमने रखा है, ये वन डायमेंशन बॉक्स है, दो पार्टिकल स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो एक ही स्टेट में दोनों आ सकते हैं। द लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ दिस टू पार्टिकल इज ई नोट, और इनकी जो लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो है ई नोट। तो ई नोट वैसे क्या होता है हमारे पास, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2 में स्क्वायर होता है, और एन की वैल्यू यहाँ पे, एन की वैल्यू 1 है क्योंकि लोवेस्ट स्टेट और दो पार्टिकल है तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ई नोट है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एम ए स्क्वायर, क्योंकि दो पार्टिकल है तो ग्राउंड स्टेट में दोनों पार्टिकल 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ग्राउंड स्टेट एनर्जी को, तो ये ई नोट इन्होंने गिवन है। इफ द इंस्टेड ऑफ 4 पार्टिकल, इफ इंस्टेड 4 सच पार्टिकल आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए सिमिलर वन डायमेंशन बॉक्स, अब इसी बॉक्स में यदि हम 4 पार्टिकल डाल दें और बॉक्स की लेंथ को डबल कर दें, बॉक्स की लेंथ को डबल कर दें, तो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, वो ई नोट की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करनी है। अब देखो जो लेंथ है वो 2L कर दी हमने और 4 पार्टिकल डाल दिए, तो 2 ग्राउंड स्टेट में होंगे, 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होंगे। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी हमारे पास, देखो एनर्जी का अब फॉर्मूला होगा हमारे पास पाई स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m, लेंथ डबल है 2L होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे L आएगा भाई, A नहीं है, L लेंथ गिवन है, 2L होल स्क्वायर, तो ये आएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारे पास होगी E1 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m इंटू 4L स्क्वायर, ठीक है। और E2 होगी हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी हमारे पास 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 4 2m L स्क्वायर, ठीक है। तो जो लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट होगी इन दोनों पार्टिकल की, दो पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है तो टोटल एनर्जी होगी 2 इंटू ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है, देखो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एम एल स्क्वायर को हम लिख देंगे, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एम एल स्क्वायर को हम लिख देंगे ई नोट, तो ई नोट बाय 8 प्लस 2 इंटू ये है E1 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एम एल स्क्वायर को हम लिख देंगे ई नोट, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ई नोट बाय 2, तो ये आएगा हमारे पास 2 से 4, तो ई नोट बाय 4 प्लस ई नोट 5 ई नोट बाय 4, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे 5 ई नोट बाय 4, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन, 5 ई नोट बाय 4 हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज गिवन बाय दिस, ग्राउंड स्टेट हमें वेव फंक्शन गिवन है वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम ओमेगा बाय पाई एच कट की पावर 1/4 e टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 एच कट। 2 एक्सपेरिमेंट ए एंड बी आर परफॉर्म्ड, 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए ऑन दिस सिस्टम देयर आर 2 एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड। इन ए एक्सपेरिमेंट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द ऑसिलेटर इज सडनली डबल। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो ए एक्सपेरिमेंट है, 2 एक्सपेरिमेंट किए गए हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी गई, डबल कर दी गई, एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इट इज सडनली हाफ्ड, वो हाफ कर दी गई। इफ पी ए एंड पी बी डिनोट द प्रोबेबिलिटी इन ईच केस, पी ए और पी बी प्रोबेबिलिटी डिनोट कर रहा है आफ्टर सडन एक्सपेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी एक्सपेंड कर दी और कॉन्ट्रैक्ट कर दी, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी दी है पी एंड पी बी। पी ए एंड पी बी डिनोट द प्रोबेबिलिटी इन ईच स्टेट in each case that the system is found in its new ground state। प्रोबेबिलिटी पी ए और पी बी न्यू ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी है, जो नई ग्राउंड स्टेट बनेगी आफ्टर सडन एक्सपेंशन या सडन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, आफ्टर द फ्रीक्वेंसी चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्या प्रोबेबिलिटी में दोनों में क्या रिलेशन होगा। देखो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो ये होगा हमारे पास, जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज स्टेट है, वो नॉर्मलाइज स्टेट है, उसका जो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है वो नॉर्मलाइजेशन, उसका जो कट वेक्टर है नॉर्मलाइजेशन है इसका 0 होगा, इसका 1 होगा नॉर्मलाइजेशन। जो इनर प्रोडक्ट होगा हमारा वो 1 होगा ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अब क्या है, जो एक्सपेरिमेंट, देयर आर 2 एक्सपेरिमेंट, ए एक्सपेरिमेंट एंड बी एक्सपेरिमेंट। इन ए एक्सपेरिमेंट द फ्रीक्वेंसी, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी सडनली डबल्ड, एंड इन बी एक्सपेरिमेंट द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड। सो वी हैव टू कैलकुलेट दी जो नेक्स्ट वेव फंक्शन है हमारा, वी हैव टू कैलकुलेट द वेव फंक्शन आफ्टर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट ए एंड एक्सपेरिमेंट बी।
सो इन एक्सपेरिमेंट ए द वेव फंक्शन इज गोइंग टू बी साई नॉट, इसको हम ए से लिख लेते हैं, साई नॉट ए से लिख देते हैं इसको। ये क्या होगा हमारे पास m2 ओमेगा अपॉन, फ्रीक्वेंसी को डबल ले देंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जगह डबल कर देंगे 1/4 e टू द पावर माइनस m2 ओमेगा x स्क्वायर बाय 2h कट। दिस इज द वेव फंक्शन इन एक्सपेरिमेंट ए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास साई नॉट स्टार ए इंटू साई नॉट, ठीक है, अपॉन साई नॉट स्टार साई नॉट, और इसकी जो लिमिट होगी इट इज़ गोइंग टू बी, जो डिफरेंशिएशन होगा dx में डिफरेंशिएशन होगा, और इसकी जो लिमिट होगी हमारे पास वो होगी 0 टू इन्फिनिटिव, सॉरी माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, ठीक है, इसकी लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, ठीक है, ये लिमिट होगी। और ये जो क्वांटिटी है ये तो हमारे पास 1 है, नीचे वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये क्वांटिटी हमारे पास क्या आएगी, देखो ये क्वांटिटी आएगी हमारे पास इसका स्क्वायर, मतलब m, देखो ये क्वांटिटी क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे साई नॉट स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 टू द पावर 1/4 टर्म एक्स्ट्रा है दोनों में हमारे पास, 2 की पावर 1/4 एक्स्ट्रा है साई नॉट, इससे हम इनर प्रोडक्ट लेना है हमें m ओमेगा बाय पाई एच कट की पावर हाफ आ जाएगा, इंटीग्रेशन में हमारे पास आएगा e टू द पावर माइनस m ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2h कट इंटू e टू द पावर माइनस m ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2h कट dx माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, ये होगा हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 1/4 m ओमेगा बाय पाई एच कट की पावर हाफ, इसको टू एक मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से इन्फिनिटिव कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जो वेव फंक्शन है इवन वेव फंक्शन होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये आएगा e टू द पावर माइनस m ओमेगा, ठीक है, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली m ओमेगा एच कट स्क्वायर होगा, 2 नहीं होगा यहाँ पे। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा -3m ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2h कट, ठीक है, 2h कट हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 और एक -2 और -2 और -1, तो -3 हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक जनरल फार्मूला जो हमने लिखा था, एक जनरल फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ साइड में मैं, क्या फार्मूला है हमारे पास 0 से इन्फिनिटिव x की पावर n e टू द पावर माइनस a एक्स स्क्वायर dx का जो फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला होता है हमारे पास ये होता है गामा n प्लस 1/2 टू द पावर n गामा, सॉरी यहाँ पे आता है a टू द पावर n प्लस 1/2, ये हमारे पास इन जनरल फार्मूला होता है, ये पहले भी यूज़ किया हमने काफ़ी जगह, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको जब सॉल्व करेंगे ये हमारे पास जो टर्म होगी ये a टर्म होगी हमारे पास, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे अपने ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे कर देते हैं इसको 2 की पावर 1/4 इंटू m ओमेगा बाय पाई एच कट की पावर हाफ इंटू n की जगह आ जाएगा यहाँ पे 0, n क्योंकि x की पावर 0 रहेगा यहाँ पे पावर में, क्योंकि x की कोई पावर नहीं, x की पावर 0, तो गामा हाफ मतलब रूट पाई अपॉन 2 द पावर 0 इंटू a टू द पावर a हमारे पास 3m ओमेगा बाय 2h कट की पावर कितना आएगा, की पावर हाफ, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो m ओमेगा, तो ये रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, m ओमेगा बाय एच कट से ये कैंसिल हो जाएगा, m ओमेगा बाय एच कट, तो ये क्या बचेगा हमारे पास 2 द पावर 1/4 इंटू 2 अपॉन, तो ये आएगा नीचे 3/2 द पावर हाफ, ठीक है। तो ये आंसर होगा हमारे पास। अब हम कैलकुलेट करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है PA, अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी PB क्या है, जब फ्रीक्वेंसी को हमने हाफ कर दिया है, ठीक, अब फ्रीक्वेंसी को हमने हाफ कर दिया, फ्रीक्वेंसी हाफ करने के बाद हमारा वेव फंक्शन कैसा होगा उसको नीचे सोल्व कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है उसको हाफ कर दिया, ठीक है, साई नॉट जो B होगा, B एक्सपेरिमेंट में हमने फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया, m ओमेगा
बाय 2 पाई एच कट की पावर 1/4 ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा बाय 4 एच कट एक्स स्क्वायर। अब जो प्रोबेबिलिटी होगी पी बी वो होगी हमारे पास साइन नॉट बी स्टार साइन नॉट डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटिव, तो ये होगा हमारे पास एम ओमेगा बाय पाई एच कट, ठीक है। 1/4 1/4 1/2 आ जाएगा और नीचे 1/2 की पावर 1/4 आ जाएगा इंटू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटिव, और ये आ जाएगा ए टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 एच कट माइनस एम ओमेगा बाय एक्स स्क्वायर बाय 4 एच कट, ठीक है, डी एक्स। तो एम ओमेगा बाय पाई एच कट की पावर हाफ इंटू 2 की पावर 1/4, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में 0 से इन्फिनिटिव, तो इसमें एलसीएम ले लेंगे हम, 4 एच कट एलसीएम ले लेंगे माइनस 2 एम ओमेगा एक्स स्क्वायर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे हम ई टू द पावर माइनस 3 एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 4 एच कट डी एक्स, वही फॉर्मूला लगाएंगे सेम, सॉल्व करेंगे, देखो क्या आएगा, एम ओमेगा बाय पाई एच कट की पावर हाफ 1/2 की पावर 1/4 इंटू 2 इंटू ये आएगा रूट पाई टू द पावर 0 इंटू ए की पावर एन ए की पावर हाफ ए की पावर एन प्लस 1/2 मतलब ए की पावर हाफ, एन की वैल्यू 0 है, ए है 3 एम ओमेगा बाय 4 एच कट की पावर हाफ, तो रूट पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, एम ओमेगा एच कट से एम ओमेगा एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2 इंटू 2 द पावर 1/4, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे रूट थ्री इंटू 2, ऊपर एक 2 एक्स्ट्रा में आएगा, ठीक है, ऊपर एक 2, 4 का जो अंडरूट लेंगे 2 आएगा, तो ऊपर आएगा हमारे पास 2 की पावर 2 माइनस 1/4 अपॉन रूट 3, तो ये आएगा हमारे पास 4 दूनी 8 में से एक है 7/4, 2 द पावर 7/4 इंटू रूट 3, ये आ रही है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ रही है, इसका जो स्क्वायर लेंगे वो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, इसका स्क्वायर लेंगे 2 की पावर 7/2 इंटू 3 अपॉन 3, ये हमारे पास पी बी प्रोबेबिलिटी होगी, और पी ए देखो क्या है हमारे पास, जो पी ए है ये पी ए हमारे पास, तो इसको हम करेंगे तो सॉल्व 2 द पावर 1/4 प्लस 1 माइनस हाफ, तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 की पावर 4 प्लस 1 और रूट 2 ऊपर जाके प्लस हाफ और हो जाएगा अपॉन रूट 3, तो ये सेम आएगा 2 द पावर 7/4 रूट 3, और जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 7/2 इंटू 3 अपॉन 3, तो दोनों प्रोबेबिलिटी सेम, मतलब प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो बी ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा। यदि एक की फ्रीक्वेंसी हाफ करते हैं एक की फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, ये हमारे पास क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम ऑफ 8 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड बाय 3 डायमेंशन पोटेंशियल, ठीक है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी हमारे पास, एच कट ओमेगा के फॉर्म में, ठीक है, 3 डायमेंशन है हमारे पास, 3 डायमेंशन का मतलब एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2 एच कट ओमेगा, 3 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये उसकी एनर्जी होती है, ठीक है। 8 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है, 8 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है उसके लिए एन एक्स एन वाई और एन जेड क्या होता है 0 0 0, और कितनी होती है एनर्जी 3/2 एच कट ओमेगा। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी होती है वो होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, ट्रिपली डीजनरेट होती है, इसके लिए जो हमारे पास एनर्जी होती है 5/2 एच कट ओमेगा। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 8 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे ग्राउंड स्टेट में, 2 इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, क्योंकि ट्रिपली डीजनरेट है तो 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 इंटू 3/2 एच कट ओमेगा प्लस 6 इंटू 5/2 एच कट ओमेगा, तो कितना आएगा ये 3 + 15 एच कट ओमेगा, तो 18 एच कट ओमेगा, तो इसका आंसर होगा 18 एच कट ओमेगा। तो याद रखना जो डीजनरेट स्टेट है उनमें भी अलग अलग, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमेशा याद रखना डीजनरेट जो स्टेट है उसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जो डीजनरेट स्टेट होगी।
ठीक है, उसमें भी हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात करते हैं, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन टू डायमेंशन इनफिनाइट स्क्वायर पोटेंशियल ऑफ साइड ए, दी एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ द पार्टिकल इन गिवन स्टेट। एनर्जी आइगन स्टेट हमें गिवन है, तो हमें डीजेनरेसी पूछी है स्टेट की क्या होगी। टू डायमेंशन है ये, ठीक है, टू डायमेंशन की एनर्जी दी है हमें, टू नहीं है नीचे, टू डायमेंशन स्टेट के लिए हमें एनर्जी गिवन है, ठीक है, टू डायमेंशन इनफिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो उसके लिए जो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2ma स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है इन जनरल जिसकी साइड a हो स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ठीक है, जो सॉरी इन्फिनाइट पोटेंशियल में ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये जो है वो है हमारे पास कितनी है, 25 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ma स्क्वायर, ये हमारे पास। तो पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ma स्क्वायर से ma स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर इज इक्वल टू 50, ये हमारे पास है। तो ये कितने फोल्ड डीजनरेट होगा। अब देखो nx और ny की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 1 हो सकती है, ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है मतलब। तो ये 50 कब होगा, या तो हमारे पास कब कब 50 हो सकता है, ये 1 प्लस 7 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, या 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 50 आ सकता है हमारे पास, ठीक है। एक स्टेट तो ये हो सकती है, ये डबल ये एक स्टेट होगी, ये दूसरी स्टेट होगी हमारे पास। और क्या आ सकता है, और कोई टू के साथ कुछ बन रहा है, 4 2 के साथ नहीं बनेगा, 3 के साथ 9 41 नहीं बनेगा, 4 के साथ 16 36, 6 और 4 नहीं बनेगा, ठीक है, 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, 4 6 6 4, ये बन सकता है, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 36 और 16 नहीं, 36 और 16 होना चाहिए ना, नहीं बनेगा ये नहीं बनेगा, 36 और 16 होना चाहिए ना, 36 और 14 होना चाहिए हमारे पास, ये 36 और 16 है, ये नहीं बनेगा, ठीक है। 5 5 बन सकता है हमारे पास, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये तो सिंगलेट स्टेट ही होगी, 50 होगा ये भी, ठीक है। तो तीन स्टेट हमारे पास बन सकती है, और कोई बन सकता है, और कोई नहीं बन सकता, हमारे पास टोटल 3 स्टेट बन सकती है, तो 3 फोल्ड डीजनरेट होगा, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ठीक है, 26 का बी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग फ्रीली इनसाइड ए रेक्टेंगुलर पैरेलल इलिप्ट ऑफ साइड L 2L एंड 3L, ठीक है। रेक्टेंगुलर जो 3 डायमेंशन में हमारा 3 डायमेंशन बॉक्स है, लेकिन वो क्यूबिक बॉक्स नहीं है, उसके तीनों साइड अलग अलग L 2L एंड 3L, तो उसकी एनर्जी क्या होगी हमारे पास, कौन सी सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या होगी। तो देखो जो एनर्जी का इन जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है nx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर 3 डायमेंशन में, c स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2m पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2m। अब ये h की फॉर्म में है, तो h कट होता है हमारे पास h अपॉन 2 पाई, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई स्क्वायर h कट की जगह आ जाएगा h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू 2m, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास, इसको हम लिखेंगे एच स्क्वायर अपॉन 8m, एच स्क्वायर अपॉन 8m इसके मल्टीप्लाई में होगा, तो एनर्जी होगी nx स्क्वायर, और लेंथ है हमारे पास l, और y साइड में हमारे पास जो लेंथ है वो 2l मतलब 4l स्क्वायर, और z साइड में हमारी जो लेंथ है वो है 9l स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई 8m, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर बाई 4 nz स्क्वायर बाई 9 इंटू एच स्क्वायर 8m l स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो, अब हमें यहाँ कैलकुलेट करना है जो एनर्जी होगी ग्राउंड स्टेट, जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी पूछ रहा है, और ये 1 से शुरू होता है, हमें बताया nx ny nz की 1 होती है, जब 1 1 1 वैल्यू होगी वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी हमारे पास, जब वैल्यू हमारे पास nx
NY और NZ की जो वैल्यू है वो 1 1 1 होगी। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी 1 + 1/4 + 1/9 इंटू h², 8mL²। उसके बाद जो हाईएस्ट एनर्जी होगी, उसके बाद जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होगी वो होगी हमारे पास 211 हो सकती है, या 121 हो सकती है। जो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी हमारे पास, या तो 211 हो सकती है वो, या 121 हो सकती है, 112 हो सकती है। तो इनमें से कौन सी होगी जो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी? ये तो हमारी ग्राउंड स्टेट होगी। अब इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट होगी, 211, 121 और 112 में से ऐसी कौन सी स्टेट होगी जिसकी एनर्जी जस्ट इससे ज़्यादा हो? इन तीनों की एनर्जी अलग अलग आने वाली है, इन तीनों की एनर्जी अलग अलग आने वाली है। तो इन तीनों में से ऐसी कौन सी स्टेट होगी जिसकी एनर्जी कम होगी, सबसे कम होगी? वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी हमारी। और फिर ऐसी कौन सी स्टेट होगी जिसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी? वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी हमारी। ठीक है, तो कौन सी स्टेट में हमारी जो एनर्जी है वो कम होने वाली है इनमें से? तो ये जो स्टेट है इसमें एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि 2 9 से डिवाइड होगा, 4 9 से डिवाइड होगा डायरेक्ट। यहाँ पे जब 2 NZ की जगह 2 रखेंगे तो 4 है वो 9 से डायरेक्ट डिवाइड होगा, तो ये वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाएगी। यदि ये वैल्यू रखते हैं हम तो डायरेक्ट 4 ऐड होगा, कुछ डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट 4 ऐड होगा। अब यहाँ पे 1 ऐड होगा। और देखो इस स्टेट की हम बात करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? इस स्टेट की बात करते हैं तो ये आएगा 4 + 1/4 प्लस ये आएगा हमारे पास, ये इसको सॉल्व भी कर सकते हैं 1/9, ये हमारे पास स्टेट होगी। ठीक, और ये वाली स्टेट की बात करें तो 1 + 4/4 प्लस 1/9, और नीचे सबसे नीचे वाली 1 + 1/4 प्लस 4/9। तो इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे कम है? यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 36 एलसीएम ले लो। 36 एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 36 एलसीएम लोगे तो 36 × 4 + 9 + 4, ठीक है, 9 और 4 13, 6 × 4 = 24, 4 2 4 3 12 और 2 144 + 13/36, तो कितना आ जाएगा? 157। हाँ, 157/36 ये आ रहा। और ये कितना आएगा? 36 प्लस, सॉरी ये 36 नहीं आएगा, 2 + 1/9, तो 9 एलसीएम आ जाएगा, 18 + 1 19/9। और एक नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा, इसको नीचे वालों को रब कर देते हैं, जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास 36 + 9 + 36 + 9 + 16, 36 और 9 45, 45 51 61/36। तो सबसे लोवेस्ट स्टेट कौन सी होगी? 61/36 सबसे लोवेस्ट होगी। 36 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये ज़्यादा जाएगा 4 समथिंग, सबसे लोवेस्ट ही होगी। तो मतलब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी हमारी, और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछ रहा है ये एनर्जी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? 121। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 19/9, 19/9 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, 19/9। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारे पास? देखो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? 19/672, 8 9 72 हो जाएगा, तो 72 ई ऑप्शन हमारा सही होगा। ये JNU में पूछा गया क्वेश्चन।